हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी को हम लीडिंग केस लॉ के साथ में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कानून है और बाकी जितने भी कानून हैं सब उसके दायरे में आते हैं, उसके अंडर में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक्ट और रूल जो बना है उसके प्रोविजन संविधान के प्रोविजन से मेल नहीं खाते और अलग होते हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी का एप्लीकेशन होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी को डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है और इसको हिंदी में पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। मेनली जब किसी एक्ट को ये देखने के लिए कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, अनुच्छेद 13(1) अप्लाई किया जाता है। तो अनुच्छेद 13(1) जैसा आपको मालूम होगा कि ये बताता है कि संविधान लागू होने से पहले बने हुए कोई भी कायदे कानून और संविधान बनने के बाद बनने वाले कोई भी कायदे कानून जिस हद तक वो संविधान से मेल नहीं खाएंगे, संविधान के अनुरूप नहीं होंगे, उतने वो निरस्त माने जाएंगे, उतने वो वाइड माने जाएंगे। और वो जो वाइड बनाए जाते हैं कोर्ट द्वारा, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत अप्लाई करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से डिसाइड होता है जब कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, असंवैधानिक होता है, तो कोर्ट में आने के बाद अनुच्छेद 13(1) के रेफरेंस में उसको इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है और फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया जाता है। अभी हम देखते हैं कुछ लीडिंग केस ला इससे रिलेटेड जहाँ पे ये डॉक्ट्राइन अप्लाई हुई है और जिनको समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का अल्टीमेट एप्लीकेशन कैसे होता है। तो इसमें एक केस ला है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस के फैक्ट ये हैं कि A.K. गोपालन एक यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और उनको मद्रास स्टेट की सरकार ने किसी एक्टिविटी के लिए अरेस्ट किया और जो एक्ट अरेस्ट के लिए अप्लाई किया वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 और उसके सेक्शन 14 के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था। अभी देखिए, इन्होंने A.K. गोपालन जी ने उसकी सेक्शन 14 की संवैधानिकता को चैलेंज किया कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने बताया कि संविधान में मूलभूत अधिकार जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं उसमें अनुच्छेद 22 में यह प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा और फिर मजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन के बाद ही उसको पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, वो भी सर्टेन डेज के लिए। और उससे ज़्यादा अगर रखा जाता है तो उसके प्रोविज़न भी अनुच्छेद 22 में दिए हुए हैं कि आपको स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड के सामने उसको प्रोड्यूस करके और तब उनकी रिकमेंडेशन के बाद लंबे समय तक रखना होता है। तो यहाँ पे सेक्शन 14 को कोर्ट ने पाया कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है और इस तरह से उसको असंवैधानिक करार दिया और उस डिसीजन के बाद में, इस केसला के डिसीजन के बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 वाइड करार दिया गया और वो उस एक्ट से सेपरेट हो गया। इस तरह का एक और केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN वालसारा। FN वालसारा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनी है, जिसने स्टेट ऑफ बॉम्बे के खिलाफ केस किया और उसमें एक्ट इन्वॉल्व था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसके 8 सेक्शन, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के 8 सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए कोर्ट ने 8 के 8 सेक्शन को असंवैधानिक करार दिया और उनको उसके बाद से निरस्त माना गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतने ज़्यादा सेक्शन अगर वॉइड कर दिए जाएंगे तो बाकी एक्ट का क्या होगा, वो एक्ट क्या जिंदा रहता है और वो एक्ट भी अपने आप में वॉइड होकर ख़त्म हो जाता है। तो कोर्ट ने इस केस में ये भी बताया था कि जब
किसी एक्ट के कुछ सेक्शन या कुछ प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, तो ये देखना होता है कि उसके बगैर भी वो एक्ट लाइव रह सकता है या नहीं। अगर उनको सिवेयर करने के बाद वो एक्ट लाइव रहता है तो उस एक्ट को लाइव रख दिया जाता है, और अगर उनके बाद वो एक्ट लाइव नहीं रह सकता इंडिपेंडेंटली तो पूरा का पूरा एक्ट ही वाइड हो जाता है। ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एक और इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे, आरएमडी चमरबाग वाला बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस एक्ट में, इस केस में जो एक्ट क्वेश्चन में था वो बॉम्बे लॉटरी एंड प्राइज कंपटीशन एक्ट था, और जिसमें सेक्शन 2D की जो डेफिनेशन है वो स्किल एंड गैम्बलिंग की डेफिनेशन के बारे में कंटेंशन था। और इसमें ऐसा बताया गया था कि स्किल एंड गैम्बलिंग दोनों को मिला के जो प्राइज दिया जाएगा वो एज ए गैम्बलिंग प्राइज होगा या नहीं होगा। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया, क्योंकि स्किल और गैम्बलिंग के बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों एक साथ लिए जाएंगे, और ये दोनों मिला के गैम्बलिंग नहीं होते हैं, क्योंकि स्किल गैम्बलिंग नहीं हो सकती है। इसलिए चूंकि गैम्बलिंग और स्किल को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पूरा का पूरा सेक्शन ही वॉइड माना जाएगा। तो इन 3 केस लॉ की मदद से आपको आइडिया लगा होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी किस तरह से अप्लाई होती है और कहाँ कहाँ उनको अप्लाई किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये डॉक्ट्राइन समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगली डॉक्ट्राइन बनाएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ अगला वीडियो बनाएंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में डिफरेंस। आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।